नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और इस खास बुलेटिन में आज हम देखेंगे कि चुनावी साल में बिहार में शराबबंदी पर सियासत क्यों हाई है, राजनीतिक दलों के साथ शराब माफिया की कैसी सेटिंग है, साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नए कांड के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में किस तरह हिंसा भड़की हुई है और सीएम योगी हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्या सवाल कर रहे हैं। बिहार में बारिश और तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है और आफत की उन तस्वीरों को देखेंगे और अंत में इस सवाल का जवाब भी लेते चलेंगे कि आखिरकार नक्सलियों का खात्मा कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शराब माफिया के साथ तेजस्वी यादव की सांठगांठ है और इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि शराब माफिया की पहुंच सीएम हाउस तक है। आखिर क्यों गरमाई है बिहार में शराबबंदी पर सियासत, इस रिपोर्ट को देखिए। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। चुनावी साल में बिहार में शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। लाल पानी पर हो रही राजनीति को लेकर पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लाल पीले हो रहे हैं। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहकर राजनीति को गरमा देते हैं कि बिहार में झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी के इस आरोप पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने पलटवार किया और उल्टे शराब माफिया के साथ तेजस्वी के सांठगांठ के गंभीर आरोप लगा दिए। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी सांठगांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर टिप्पणी करने पर जेडीयू के नेता तेजस्वी पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को चंदा शराब माफिया देते हैं। शराब वाले लोग आरजेडी को फाइनेंस कर रहे हैं, जिससे आरजेडी मालामाल हो रही है। ललन सिंह ने ये जवाब तेजस्वी के उस आरोप पर लगाए जिसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की आड़ में अधिकारी अवैध कमाई कर रहे हैं। इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी के ब्लैक मार्केट से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की गई है। आरजेडी के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर ये पलटवार कर रहे हैं कि शराब माफिया की सांठगांठ तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास से है। जेडीयू के कई नेता शराब तस्करी में पकड़े गए, जिन्हें अधिकारियों की मदद से छुड़ाया गया। ललन सिंह आए, ललन सिंह को बताना चाहिए कि हरनौत में कौन था जदयू का प्रखंड अध्यक्ष, जो बड़े खेप पकड़े गए थे, उसके चलते आपने एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवा दिया। यहां पर आपको अस्थामा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बड़े शराब के खेप के साथ पकड़े जाते हैं, कौन छोड़ाता है? अधिकारी को कौन ट्रांसफर करता है? विपक्ष और सत्तारूढ़ दल शराबबंदी पर आमने सामने है, एक दूसरे पर शराब माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इधर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार एक नए कांड में फंस गए। पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार मुसीबतों में घिर गए। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी ने कन्हैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार फंस गए हैं।
कन्हैया ने एक इंटरव्यू में आरएसएस को आतंकवादी बताया था। अब इस बयान पर पटना में बीजेपी की लीगल सेल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में ये आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में पीएम और आरएसएस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कन्हैया बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं। वहीं कन्हैया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कन्हैया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना एक राजनीतिक विद्वेष के अलावे और कुछ नहीं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर इस तरह का रिपोर्ट दर्ज करने जाए। उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मर्यादा भूल करके, मर्यादाहीन भाषा इस्तेमाल करके जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वविदित है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मर्यादाहीन भाषाओं पर, अपने मर्यादाहीन आचरण पर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी किया है, ओछी शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि पूरे मामले पर पटना पुलिस की नजर है और पटना पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल कर संदर्भित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लोगों को याद है कि कन्हैया कुमार का देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रहा है। कन्हैया का इतिहास रहा है कि वह देश को अपमानित करने का काम करता रहा है। कांग्रेस ऐसे ही उदंड नेता को लोगों को प्रश्रय देती है जिसका कोई जनाधार नहीं रहता। कन्हैया उसी में से एक है। कांग्रेस नेता कन्हैया का ये विवादित बयान पहला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसएस से की थी। कन्हैया के इस बयान को लेकर काफी हंगामा मचा था। अब पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार कानूनी पेंच में फंस चुके हैं। लगातार विवादित बयानों को लेकर कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया तो बीजेपी ने पटना में जय भीम पदयात्रा निकाली। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और दलितों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दलितों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल इस बार बढ़ चढ़कर बाबा साहेब की जयंती मना रहा है। पटना के बापू सभागार में जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया। संविधान निर्माण और समाज के उत्थान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने ये दावा किया कि दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ। हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। एक ओर जेडीयू का भीम संवाद कार्यक्रम तो दूसरी ओर बीजेपी की जय भीम पद यात्रा की चर्चा खूब हुई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पटना गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा निकाली, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है।
हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर जमकर सियासत भी हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा से अपमानित ही किया है, चुनाव में हराया और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ऐसे में ये तो चुनाव में ही तय होगा कि दलित समाज के लोग किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फौरन रोकथाम के निर्देश दिए, जिसके बाद मुर्शिदाबाद भारी पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं वक्फ कानून पर ओवैसी के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान जारी हैं, जिस पर बीजेपी और कई मौलानाओं ने भी ऐतराज जाहिर किया है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार हालात पर नजर रख रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर एक बार मुस्लिमों के खिलाफ बताया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बंगाल को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी संभवतः उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक बार बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वह कर्जन की भूमिका में हैं। अपनी भूमिका बदलें और देश के एकता अखंडता के लिए वे संविधान के शपथ के अनुसार काम करें। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों पर अफसोस जताया, तो वहीं साजिद रशीदी ने विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो? ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी। देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इधर वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। विपक्षी नेता राष्ट्रीय नायकों का अपमान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं।
जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।